यूपी के मिर्जापुर में हुई बारिश की वजह से एक सड़क का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया और वहां खड़ा एक ऑटो उसमें समा गया। इलाके के लोगों ने बताया कि यह सड़क एक पुरानी नाले के ऊपर बनी थी, जो मानसून की दस्तक के साथ जमींदोज हो गई। वहां खड़ा एक ऑटो इस धंसी हुई सड़क में लटका दिखा, जो पल भर में पूरी तरह उसमें समा गया। देखते ही देखते वो ऑटो गड्ढे में कुछ फीट नीचे पहुंच गया। इस हादसे को देख वहां से गुजर रहे कई बाइक और कार सवार अचानक थम गए और किसी अनहोनी के डर से बच कर आगे बढ़ते दिखे। पानी ऊपर छत पे गिर रहा था, तो वहाँ मट्टी हुई नीचे बैठती चली गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने गड्ढे के पास ईंट लगा दी और सभी को उस जगह से दूर रहने की सलाह दी। यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां बीच सड़क पर कुछ लोगों ने एक शख्स को अगवा कर लिया। सड़क के पास ही बने एक मकान की बालकनी से किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें बंदूक पकड़े एक आरोपी सड़क के किनारे खड़ा नजर आया, जबकि उसके बाकी साथी उस शख्स को जबरन गाड़ी के अंदर धकेलने की कोशिश करते दिखे। थोड़ी ही देर में उन्होंने बंदूक के दम पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बताया गया कि हथियारों से लैस बदमाश उस शख्स को अगवा करके अपने साथ ले गए। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई इस घटना से इलाके में दहशत मच गई। बिहार के अररिया जिले में इन दिनों कई गांवों के लोग एक हाथी की दहशत से परेशान हैं। बताया गया कि इस हाथी के हमले से वहां एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इसके बाद गांव के कुछ लोग हाथी को वहां से खदेड़ने की नाकाम कोशिश करते दिखे। इससे पहले घटना की वीडियो में हाथी खेत में एक बच्चे को रौंदता दिखा, जिसके बाद कुछ लोग हाथी के हमले में घायल बच्चे को खेत से उठाकर लाते दिखे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया गया कि ये जंगली हाथी नेपाल से भटककर बॉर्डर के इस पार पहुंचा, जिसने कई मकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के पालघर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हो गए। इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले 10 मजदूर घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। फैक्ट्री में हुए धमाकों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फैक्ट्री से उठ रही आग की ऊंची लपटों ने लोगों को दहशत से भर दिया। धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया और इसके साथ ही एक के बाद एक धमाकों से आसपास का इलाका थर्रा गया। फैक्ट्री में लगी आग को काफी दूर से भी देखा जा सकता था। ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। यही वजह रही कि फैक्ट्री से दूर रहने वाले लोग भी डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया गया कि लगातार हो रहे धमाकों की वजह से दमकल कर्मी भी काफी देर तक आग बुझाने के लिए फैक्ट्री के नजदीक नहीं जा सके और इस वजह से आग फैलती चली गई, जिसे बाद में बुझा पाना दमकल कर्मियों के लिए भी मुश्किल हो गया। हालांकि उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद इस आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक इस फैक्ट्री का नामो निशान मिट चुका था। उसकी दीवारें ढह गईं, छतों के टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ मलबा बिखर गया। फैक्ट्री में खड़ी कई गाड़ियां भी इस आग में झुलस गईं। पूरे इलाके में जो फैक्ट्री के परखे थे वो यहाँ पे फैले हुए। आग बुझने के काफी देर बाद भी वहां से चिंगारी निकलती रही। चारों तरफ फैली राख से भी धुआं घंटों तक उठता रहा। वाराणसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक चोर एक बुजुर्ग महिला की चेन छीनकर भागता दिखा। ये चोर सुबह की सैर पर निकली इस महिला के इंतजार में वहां घात लगाकर बैठा हुआ था और मौका मिलते ही उसने महिला की चेन छीन ली। इससे पहले घटना के वीडियो में ये चोर सुनसान सड़क पर इस बुजुर्ग महिला का पीछा करता दिखा। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक झपट्टा मारकर इस महिला की चेन छीनने की कोशिश करता दिखा और चेन छीनने के बाद महिला को धक्का देकर वहां से भागता नजर आया। इसके बाद सड़क पर गिरी इस बुजुर्ग ने किसी तरह खुद को संभाला। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक बिल्डिंग पर कब्जा करके रह रहे कुछ लोगों ने इतना दंगा फसाद किया कि पुलिस के 60 जवान ही अस्पताल पहुंच गए। हुआ ये कि जो इमारत अवैध निवासियों का अड्डा बनी हुई है, वहां आग से बचाव के इंतजामों का निरीक्षण होना था। इसी बात पर वहां रह रहे लोगों ने कोहराम मचा दी और ऐसा मचाया कि हर तरफ हिंसा की आग सुलगने लगी। चारों तरफ उथल पुथल मची दिखी। बिल्डिंग पर कब्जा जमाने वालों और उनके साथियों ने पुलिस को रोकने के लिए खुद ही इलाके में बैरिकेड लगा दिए और फिर उन्हें फूंक भी दिया। इतना ही नहीं, करीब 200 लोगों की टोली पुलिस पर ही टूट पड़ी। नकाब से अपना मुंह ढके लड़के हथियारबंद पुलिस पर ही भारी नजर आए। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और इसके बाद भी दंगाइयों के सिर से खून खराबे का भूत नहीं उतरा और उन्होंने पत्थरों के बाद पुलिस पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। बिल्डिंग की छत तक से पुलिस पर वार किए गए।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की नाक में इतना दम कर दिया कि उन पर काबू पाने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों और वाटर कैनन को काम पर लगाना पड़ा। यूपी के भदोही में कुछ घंटों की बारिश ने वहां की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। आसमान से बरसी आफत की वजह से वहां घुटनों तक पानी भर गया, जिसने शहर की रफ्तार को कुछ वक्त के लिए थाम दिया। इसके बावजूद लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखे। तालाब बनी सड़कों के बीच ज्यादातर गाड़ियों के टायर पूरी तरह डूबे नजर आए, जबकि बाइक सवार फूंक फूंक कर कदम रखते दिखे। कई गाड़ियों ने तो सड़कों पर आए सैलाब के आगे घुटने टेक दिए, जिन्हें लोग धक्का मार कर बाहर निकालते दिखे। अपने ही घर में जाने में आधे घुटने में पानी में चल के जाना पड़ता है। लोगों की मुश्किल तब और बढ़ गई जब ये पानी सड़कों से होते हुए उनके घरों में घुसने लगा। उत्तराखंड के नैनीताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक फार्म हाउस में उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले कई बीडीसी मेंबरों को ले जाया गया, जहां एक डांस कार्यक्रम रखा गया जिसमें कोरोना निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद के बीडीसी मेंबर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मौज मस्ती के लिए कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। वहां एक हॉल में डांस कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कुछ महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन महिलाओं के साथ डांस करने के चक्कर में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भूल गए और किसी ने मास्क पहनने का तो सोचा तक नहीं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, वहां बैठे लोग कार्यक्रम के रंग में रंगने लगे। 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह डांस फ्लोर पर कई लोग उन महिलाओं के साथ डांस करने के लिए पहुंच गए। उन लोगों में कुछ बुजुर्ग भी थे। एक तो खुद पर काबू ही नहीं रख पाए और उन महिलाओं से चिपक चिपक कर नाचने लगे। इस कार्यक्रम में बेहूदगी की हदें कई बार पार होती दिखी। मर्यादा में रहना क्या होता है, उन लोगों ने जैसे ही सब कुछ नजरअंदाज ही कर दिया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर केस दर्ज करने के बाद अब नोटिस भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने ये नोटिस बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर के साथ कई लोगों को भेजा गया है। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन में आकर बयान दर्ज करवाने को कहा है, जबकि कुछ लोगों ने उनके पते पर नोटिस ईमेल के जरिए भी भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में दर्ज एफआईआर के बारे में बताते हुए ट्विटर को कहा कि कुछ लोगों के जरिए कम्युनल हेट वाले ट्वीट किए गए, लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 12वीं के छात्रों का रिजल्ट उनके 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नंबरों के हिसाब से तय किया जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से इन तीनों कक्षाओं के 3 विषयों के आधार पर औसत नंबर निकाले जाएगा, जिनमें 10वीं और 11वीं के रिजल्ट के 30%, जबकि 12वीं के 40% अंक शामिल होंगे। इन तीनों को मिलाकर औसत निकाला जाएगा और इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, जिसका ऐलान 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन करने गई एक टीम पर पथराव हो गया। श्रीनगर के बांदीपुरा में कोरोना वायरस का टीका लगाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों पर एक परिवार ने पथराव कर दिया। सरकारी कर्मचारियों पर हमले के आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया। वैक्सीन नहीं कर रहे हो तो मत करो, पिटाई क्यों करते हो, पत्थर क्यों मार दिया है। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने फिल्मों और विज्ञापनों में काम दिलाने के नाम पर ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम है कि वो अब तक 100 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। भारतीय मूल के सत्य नडेला को अब माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना दिया गया। इससे पहले वो कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे। बीजेपी छोड़कर फिर टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय से जेड स्तर की सुरक्षा वापस ले ली गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां समंदर में डूब रहे जहाज से कोस्ट गार्ड ने 16 लोगों को सही सलामत निकाल लिया। खराब मौसम और तेज लहरों की चपेट में आने से एमवी मंगलम नाम के इस जहाज में पानी भर गया और वो डूबने लगा। मुंबई के पास रायगढ़ में खराब मौसम की वजह से बाज एमवी मंगलम समंदर के पानी में फंस गया था और डूबने लगा, लेकिन समय रहते ही कोस्ट गार्ड के जवानों ने फंसे हुए जहाज से 16 लोगों की जान बचा ली। कोस्ट गार्ड ने समय रहते वहां पहुंचे और कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर ने एयरलिफ्ट कर 13 लोगों की जान बचाई और वहीं छोटे जहाज की मदद से 3 लोग को और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कोस्ट गार्ड को खबर मिली कि मुंबई के पास मरुड़ जंजरिया उफनते समंदर के बीच जहाज फंस गया है।
इसके बाद शिप सुभद्रा कुमारी चौहान पर तैनात क्रू और चीता हेलीकॉप्टर पर सवार कोस्ट गार्ड के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियो में दिख रहा है कि बार्ज एमवी मंगलम समंदर की कई फीट ऊंची लहरों से घिरा है और उसका कुछ ही हिस्सा पानी से बाहर है। इसके डेक पर लोग जान बचाने की कोशिश में लगे हैं और इन लोगों को एक एक कर चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए डूबते बार्ज से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इतने खराब मौसम और खतरनाक लहरों के बीच कोस्ट गार्ड का ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन कोस्ट गार्ड के जवानों ने काफी शानदार काम किया और फंसे हुए जहाज से सभी क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाला। उफनते समंदर में डूबता जहाज, ऊपर से तेज हवाएं, ऐसे हालात के बीच एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता, लेकिन वीर जवानों की शानदार ट्रेनिंग और खतरों से जूझने की आदत का कमाल ही है कि सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोस्ट गार्ड के जवान कितने सही वक्त पर मौके पर पहुंच गए। जैसे ही सभी लोगों को नाव और हेलीकॉप्टर के जरिए डूबते बार्ज से बचाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले जवानों की आंखों के सामने ही जहाज समंदर के पानी में ओझल होने लगा। मतलब ये कि अगर बचाव दल को पहुंचने में जरा भी देर होती तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन जवानों ने सही वक्त पर सटीक तरीके से काम करके सबकी जान बचा ली। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सी टू एयर यानी कि समंदर से हवा में कोऑर्डिनेट कर लोगों की जान बचाई। चेतक हेलीकॉप्टर और सुभद्रा कुमारी चौहान शिप के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दुनिया के 13 देशों में हुए एक सर्वे में पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी ने यह सर्वे किया है, जिसमें पीएम मोदी को 66% लोगों ने सबसे लोकप्रिय नेता माना है। इस सर्वे में जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल 5वें और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 5वें स्थान पर रहे हैं। दोनों को 53% लोगों ने पसंद किया। फ्रांस में कोरोना नियमों में मिली छूट के बाद वहां का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट डिज्नीलैंड पेरिस का खोल दिया गया। महामारी की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद पड़े पेरिस के डिज्नीलैंड के दोबारा खुलते ही बच्चों से लेकर बड़े तक काफी खुश नजर आए, क्योंकि वो अरसों बाद अपने पसंदीदा थीम पार्क घूमने पहुंचे, जहां मिकी माउस, मिनी माउस और कुछ अन्य कार्टून के खास लिबास में मौजूद स्टाफ ने सभी का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बच्चे और बड़े खुशी से उछलते हुए पार्क में प्रवेश करते दिखे। डिज्नीलैंड के एंट्री गेट पर बनी बालकनी पर खड़े कार्टून किरदारों ने धमाकेदार म्यूजिक पर झूमते हुए सभी सैलानियों का मनोरंजन किया। इतने दिनों बाद वहां घूमने पहुंचे सभी लोग बेहद उत्साहित नजर आए, जिनके बीच डिज्नीलैंड पेरिस की अध्यक्ष नताशा भी मौजूद थीं। फ्रांस के मास्क मुक्त होने के बावजूद यहां पहुंचे सैलानी मास्क लगाए नजर आए, क्योंकि एहतियात के तौर पर डिज्नीलैंड में अब भी 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों और बड़ों के लिए मास्क पहनना जरूरी रखा गया है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे करेंगे। क्रैश कोर्स के शुभारंभ के बाद पीएम का संबोधन होगा। इस कोर्स का मकसद देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग करते हुए बीजेपी ने राजधानी रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, जिसे अभी तक नहीं निभाया गया। और इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी जब पुलिस के घेरे को नहीं पार कर सके तो वहीं जमीन पर बैठ गए। इससे पहले उन्होंने शराब की बोतलों के साथ एक इलाके में धरना भी दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पार्टी के झंडे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने वहां सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए।
बताया गया कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों के आवास के बाहर भी इसी तरह प्रदर्शन किया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दावा किया कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और बीजेपी के खिलाफ बयान देने के लिए उन्हें करोड़ों रुपयों का ऑफर दिया गया। उन्होंने ऑफर देने वाली पार्टियों के नामों का जिक्र भी किया। अयोध्या से जुड़े जमीन विवाद मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए यानी बयान देने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने बयान देकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़ी 2 करोड़ की एक जमीन को 18 करोड़ में खरीदने के विवाद से जुड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दावा किया कि उनके पास 2 लोग आए और जमीन विवाद में बीजेपी को घेरने के लिए एक ऑफर दिया। महंत परमहंस के मुताबिक उन्हें 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी और 50 करोड़ रुपए कांग्रेस की ओर से देने की बात कही गई। जमीन विवाद को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठाने और बयान देने का दबाव बनाया गया। बदले में विधानसभा चुनाव के बाद लाभ देने की बात कही गई। उन लोगों ने हमसे कहा कि आपको 100 करोड़ रुपए हम लोग जो है देंगे। बोले 50 करोड़ अरविंद केजरीवाल देंगे, 50 करोड़ जो है सोनिया गांधी देंगी, और आपका काम सिर्फ ये है कि आप इसको तूल पकड़ाइए कि इसकी जो है तो CIB जांच की जाए, ये घोटाला हो रहा है, ट्रस्ट में बड़ा गड़बड़ हो गया है, ट्रस्ट भंग किया जाए। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस ने ट्रस्ट की जुड़े जमीन से विवाद को बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उन पर विपक्षी दलों की तरफ से ट्रस्ट में घोटाले का आरोप लगाकर उसे भंग करने की मांग करने और बीजेपी के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने इस पूरे बयान में अयोध्या के कुछ संतों का भी नाम लिया है। परमहंस दास का दावा है कि जमीन घोटाले का आरोप सिर्फ एक बहाना है। विपक्ष के लोग 2022 के चुनाव में सरकार को घेरने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनके इस बड़े दावे के बाद जमीन विवाद को लेकर सियासी वार पलटवार बढ़ गए हैं। परमहंस जो संत है इतने बड़े, उनको 2 करोड़ दे रहे हैं कि बीजेपी और संघ के खिलाफ बोलो। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। इससे साफ दिख रहा है कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। कि मुझे लगता है कि संत परमहंस जैसा व्यक्ति भी अगर झूठ बोलेगा तो क्या, मैं कह रहा हूं कि आप खुल के बोलिए कि किसने आपको दिया पैसा, किसने आपसे कहा है कि आप मंदिर के खिलाफ या ट्रस्ट के खिलाफ बोलिए। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। जो भी बाबा जी कह रहे हैं उनकी पहले जांच कराई जाए और हमने जितने आरोप लगाए हैं उनकी जांच करा ली जाए। मैंने तो तमाम कागजों के सहित, प्रमाण के सहित आपके सामने सारे कागज रखे हैं। इन कागजों की, इन खातों की जांच करा ली जाए। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राम जन्मभूमि के नाम पर जिन लोगों ने पहले ट्रस्ट बनाया था उसमें करोड़ों रुपए का चंदा मिला, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। अब वही लोग विपक्ष के साथ मिलकर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़ा विवाद ऐसे वक्त में सुर्खियों में है जब चुनाव करीब में है। बीजेपी और ट्रस्ट का दावा है कि विपक्षी दल राम के नाम पर राम भक्तों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी राम के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। यानी आने वाले चुनाव में अयोध्या से जुड़े मुद्दे सियासत का केंद्र बनेंगे। बीजेपी जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित है, वहीं विपक्ष राम मंदिर के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कोलकाता में रात भर हुई जोरदार बारिश ने वहां के लोगों की रफ्तार थाम कर रख दी। वहां आसमान से बरसा पानी लोगों के लिए आफत बन गया, क्योंकि सड़कें कहीं गुम हो गईं। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि वहां बने घरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी टापू पर बने हों। ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि सड़क खत्म कहां हो रही है और मकानों की एंट्री कहां से है। घर से बाहर निकले लोगों को अलग तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। गाड़ियों में सवार लोग तो जैसे तैसे फिर भी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन उन 2 व्हीलर वालों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हुई जिन्होंने उन्हें खरीदा तो था सड़क पर चलाने के लिए, लेकिन क्या पता था कि बारिश की वजह से उन्हें खुद को संभालने के साथ उस 2 व्हीलर को भी खींचना पड़ेगा। अभी रास्ता पूरा पानी पानी भरा हुआ है। कुछ इलाके तो ऐसे भी दिखे जहां घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। ऐसे इलाकों में लोगों को घर तक सामान ले जाने में भी काफी मुश्किल हुई। गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग पिटाई मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम अनश, हिमांशु, बाबू और शाबेज हैं। इन सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बुजुर्ग पिटाई मामले में पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
हालांकि 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है, जबकि आरोपी उमेद पहलवान की तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। आशंका जताई गई कि भारी बारिश के बाद ऊंचाई वाले इलाके में ग्लेशियर फट गया, जिसके बाद पानी तेजी से नीचे आया और उसने रिहायशी इलाके में हाहाकार मचा दिया। सिंधुपाल चौक नाम की एक जगह से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एक नदी का पानी रिहायशी इलाकों से बहता दिखाई दिया। अचानक आई इस बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी इलाके में हुआ। सैलाब की चपेट में आने से 200 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा, कई तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें नजर आईं, जबकि कईयों की पहली मंजिल तक पानी भरा दिखाई दिया। तेज बहाव की वजह से कई पुलों को नुकसान पहुंचने की भी खबर मिली। सैलाब गुजरने के बाद भी वहां बर्बादी के निशान साफ नजर आए। बाजार और सड़कों में मलबे और कीचड़ की मोटी परत जम गई। कईयों के घरों में भी मलबा घुस गया। सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रक फंसा दिखाई दिया। संपर्क कटने से कई लोग जहां तहां फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान में जुटा नजर आया। हालात इतने खराब हो गए कि राहत के काम के लिए सेना को भी उतारना पड़ा। तेलंगाना के एक जिले में 30 लोग पानी में बहते बहते बच गए। बताया गया कि ये लोग कपास के बीज बीनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार किया। टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया के हेड से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 31 मई को टूलकिट केस में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी से बेंगलुरु में पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनीष माहेश्वरी ने उस पूछताछ में स्पेशल सेल को सहयोग नहीं किया था, जो सवाल उनसे पूछे गए थे उनका या तो वो जवाब नहीं दे पाए या टाल गए थे, ऐसा पुलिस का दावा है। खबर है कि आने वाले वक्त में ट्विटर इंडिया के बाकी बड़े अधिकारियों से भी टूलकिट मामले में पूछताछ की जा सकती है। कुंभ मेले में फर्जी कोरोना जांच पर मुख्यमंत्री ने सफाई दी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने फर्जी कोरोना टेस्ट का दोष पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सिर मढ़ दिया। उनके मुताबिक कुंभ मेले में हुए फर्जी कोरोना टेस्ट का मामला उनके सीएम बनने से पहले का है। मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने इसी साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि कुंभ मेले की शुरुआत इसके 20 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को हुई थी। मुंबई के पास कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का पर्स छीनकर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया गया। इस आरोपी के पास से करीब 50,000 के गहने, 5 मोबाइल और नकदी भी बरामद की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेहड़ी और पटरी वालों के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। यूरो कप में इटली ने स्विट्जरलैंड को 3-0 से हरा दिया। इसी के साथ वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में स्वरा भास्कर और ट्विटर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ये शिकायत दिल्ली के एक थाने में दर्ज करवाई गई है। स्वरा भास्कर पर बिना सच्चाई जाने ट्वीट करने का आरोप है। नफरत फैलाने वाले वीडियो ने ट्विटर के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो मामले ने तूल पकड़ लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की हैं, तो वहीं अब इस वीडियो को ट्वीट और रिट्वीट करने वालों पर भी कब शिकंजा कसा जा रहा है। गलत कंटेंट के साथ इस वीडियो को ट्वीट और रिट्वीट करने के आरोप में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी शिकायत दिल्ली पुलिस में दी गई है। एक बुजुर्ग की पिटाई यूपी में हुई, वीडियो देश भर में पहुंचा और उससे पैदा हुई मुसीबत मुंबई तक पहुंच गई, क्योंकि पुलिस न सिर्फ वीडियो में बुजुर्ग की पिटाई कर रहे आरोपियों के पीछे पड़ी, बल्कि वीडियो की सच्चाई जाने बगैर उसे ट्वीट और रीट्वीट करने वालों पर भी शिकंजा कस रही है। पिटाई के आरोप में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने साफ किया कि बुजुर्ग की पिटाई आपसी विवाद की वजह से की गई थी। तो सूफी वहाँ पर नाट गया, सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद
इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने ट्विटर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। वीडियो के जरिए नफरत फैलाने के आरोप में स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा भड़कने लगा है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष महेश्वरी के खिलाफ दर्ज कराई गई है। इन पर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने का आरोप है। साथ ही शिकायत में पत्रकार आरफा खानम और आसिफ खान का नाम भी दर्ज है। इस बात की जानकारी जैसे ही उम्मेद पहलवान को लगी तो उसने अपनी सफाई देने में भी देर नहीं की। पुलिस की कार्रवाई से परेशान उम्मेद पहलवान ने न्यूज़ 18 से वीडियो कॉल पर बात करके सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया और ये भी दावा किया कि मामले को धार्मिक रंग देने वालों को पकड़ने में वो पुलिस की मदद करना चाहते हैं। मेरी बात सुनना चाहती हो तो आज मुझे कप्तान साहब फोन करें, जहां बुलाए मैं आने को तैयार हूं, अपनी बात रखने को तैयार हूं, प्रशासन की मदद करने के लिए तैयार हूं और मैं भी चाहता हूं कि प्रशासन निष्पक्ष मेरी भी मदद करे। मैं बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार हूं, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। कप्तान साहब मेरा फोन सुने, मुझे बुलाए, मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें, अपने ऑफिस बुलाए, मीडिया के सामने बुलाए, मेरी गलती हो तो मुझे जेल भेजे, वरना मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका जरूर दिया जाए। दिल्ली के एक वकील ने तिलक मार्ग थाने में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर समेत ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इन पर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने के आरोप है। इस शिकायत में पत्रकार आरफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। गाजियाबाद की घटना जो घटी उससे हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं और तमाम देश के नागरिक इससे दुखी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बगैर तथ्य जाने, बगैर सच जाने हम उसको लेकर अपने प्रभाव को देखते हुए लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगें ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। इधर दिल्ली में स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत करने की तैयारी हो रही है। उधर स्वरा भास्कर हमेशा की तरह ट्विटर पर एक्टिव दिख रही हैं। गाजियाबाद मामले में वीडियो को फैलाने वालों पर भी कार्रवाई शुरू हुई तो इस पर स्वरा ने खुद तो कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन अपने एक समर्थक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए खुद को फेक न्यूज का शिकार बताने की कोशिश कर दी। उन्होंने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया उसमें लिखा गया था, वीडियो शेयर करके पीड़ित का पक्ष रखना जुर्म नहीं है। स्वरा भास्कर को वीडियो सही लगा और उन्होंने कमेंट किया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत है। अगर वीडियो फेक निकला तो वो भी फेक न्यूज की शिकार हुई है। झूठी खबर फैलाने के मामले में राज्य सरकार भी कड़ा रुख अपनाए हुए है। सोशल मीडिया पर गाजियाबाद जैसा मामला दोबारा न भड़के, इसके लिए कानून मंत्री ने साफ किया कि धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आएगा, चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और प्रक्रिया में जांच के दौरान किसी भी बयान को देना ये एक पुलिस को मतलब जांच को कमज़ोर करने की बात होगी। लेकिन हम जांच को गंभीरता से कर रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी लगातार पैनी नज़र बनाए हुए हैं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जब परिणाम आएगा जांच का तो इसमें काफ़ी बड़े चेहरे आएंगे और सबके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर इस तरीके का वीडियो शेयर किया हो। इससे पहले भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रही हैं। नागरिकता कानून पर केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी भड़ास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही निकाली थी। स्वरा भास्कर बोलने की हक की आज़ादी को लेकर बातें करती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करें। इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेलकर चीन अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। इस बार उसने अपने नए नवेले स्पेस स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपना पहला मिशन रवाना कर दिया। इंसानों को स्पेस में ले जाने वाला चीन का यह अब तक का सबसे लंबा मिशन है, जो 3 महीने तक जारी रहेगा, जिसके लिए सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर एक रॉकेट तैयार खड़ा नजर आया। जैसे ही इशारा मिला, रॉकेट का ताकतवर इंजन स्टार्ट हो गया और हवा में कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठने लगा। इसके बाद तो रॉकेट सीधा मंजिल पर निकल पड़ा। उड़ते उड़ते रॉकेट ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि वो किसी टूटते तारे की तरह नजर आया
और लगभग 7 घंटे के सफर के बाद धरती को पीछे छोड़ स्पेस स्टेशन भी पहुंच गया। इस दौरान रॉकेट से जुड़ी स्पेसशिप में बैठे चीन के तीनों अंतरिक्ष यात्री भी बिल्कुल साफ साफ दिखे। अंतरिक्ष में बादशाहत कायम करने की फिराक में बैठे चीन को अपने इस मिशन से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए लॉन्च साइट से मीलों दूर राजधानी बीजिंग में चीन की सेना और पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी रॉकेट पर नजरें गड़ाए बैठे नजर आए। इससे पहले अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट को शानदार विदाई दी गई। गुब्बारे और झंडे लहराकर लोगों का हुजूम उन्हें शुभकामनाएं देता दिखा। इसके बाद लगभग आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले में चीन के तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लाया गया। उनकी हिफाजत के लिए 5 सुरक्षाकर्मी गाड़ियों के आगे आगे मोटरसाइकिलों पर भी चलते रहे। लॉन्च सेंटर पहुंचकर अंतरिक्ष यात्री बेहद उत्साहित दिखे। वो लगातार खुशी से अपने हाथ हिलाते रहे। उन्होंने वहां अधिकारियों को बेफिक्र रहने को कहा और मिशन पर निकल गए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। दुकानों में पानी घुस गया। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भर चुका था। गाड़ियां भी आधी डूबी दिखाई दी। मौसम विभाग ने आज और कल गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी। बिहार के सहरसा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां आपसी रंजिश में गोलीबारी करने वाले 2 आरोपियों को कुछ लोगों ने पकड़कर खूब पीटा। बताया गया कि इन आरोपियों ने एक दिन पहले भी गांव के एक शख्स से मारपीट की थी, जिसके अगले दिन वो फिर दादागिरी दिखाने के लिए एक स्कूल के पास पहुंच गए, जिन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया और दोनों को जमीन पर लिटाकर जमकर मारपीट की। इन लोगों में महिलाएं भी शामिल दिखी। किसी ने लात घूंसे चलाए तो किसी ने आरोपियों की डंडे से पिटाई की। गांव वालों ने आरोपियों से सबसे पहले उनके पास मौजूद हथियार छीनने की कोशिश की। ये गांव वाले वहां तब इकट्ठा हुए जब उन्होंने गोलीबारी की आवाज सुनी। इस मामले के पुलिस तक पहुंचने के बाद उनकी तरफ से यह भरोसा दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज की गई है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया गया कि इन लोगों के मारपीट करने से पहले आरोपियों ने कई बार फायरिंग की थी, जिससे गांव वाले दहशत में आ गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश और तेज हवा की वजह से कई पेड़ गिर गए, साथ ही कई खंभे और साइन बोर्ड गिर गए, जिसकी चपेट में एक टेम्पो आ गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बाद में पेड़ों और सड़क पर गिरे खंभों को हटा लिया गया। जो आंधी तूफान आया था, जो विकास प्राधिकरण का MR4 पे इस पर जो गेंटी लगी थी मार्ग संकेतक, ये गिर गई है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। एक रिक्शा का जरूर पिछला वाला भाग है दब गया है और यहाँ पे 2 JCB और गैस कटर साहब से बुला के इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला से सरेआम बदसलूकी की गई। बताया गया कि गांव वालों ने अवैध संबंध रखने के आरोप में महिला को सजा सुनाई, जिसके बाद उसके साथ सरेआम बदसलूकी की गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग महिला के साथ मारपीट करते नजर आए। बदसलूकी में इलाके की महिलाएं भी शामिल थीं। इन सब ने उसे पकड़ लिया और जबरन जमीन पर गिरा दिया। बाद में कुछ लोगों ने उसके बाल भी काट दिए। इस दौरान वो उनसे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। बाद में महिला अपने पति के साथ पुलिस के पास पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भी वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। बंगाल के बर्धमान में नदी में बाढ़ आने से एक पुल बह गया। ये पुल पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिले को जोड़ता था। बताया गया कि जोरदार बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद ये नदी पर बना बांस का पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। अब लोग नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर घर घर राशन योजना की फाइल मंजूरी के लिए LG अनिल बैजल को भेज दी। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि इस फाइल को भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री ने LG को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने घर घर राशन योजना को कानून के हिसाब से सही बताया और साफ किया कि ये योजना केंद्र के आदेश का पालन करने के लिए लाई गई है। साथ ही CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की जितनी भी आपत्तियां थी उनको भी ठीक कर दिया गया और हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान इस पर कोई रोक नहीं लगाई। तो फिर इस योजना को क्यों रोका जा रहा? इसके अलावा उन्होंने अपने खत में कोरोना काल में इस योजना को अहम बताते हुए उसे रोकने को गलत ठहराया।
बंगाल के किसानों के लिए ममता बनर्जी ने नई स्कीम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषक बंधु योजना की शुरुआत की। इसके तहत 1 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन रखने वाले किसानों को हर साल 5,000 के बजाय 10,000 रुपए देने का वादा किया गया। कांग्रेस में फिर शामिल हुए सुखपाल सिंह खेरा समेत 3 विधायकों ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी में रह चुके सुखपाल सिंह खेरा विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने पंजाब एकता पार्टी बनाई थी। अब इसी पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। बिहार के नालंदा में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। वहां नाइट कर्फ्यू के बावजूद कुछ लड़कियां बुलाकर डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत में बनी कोवैक्सीन को WHO से जल्द ही मान्यता मिल सकती है। इस मामले में 23 जून को एक अहम बैठक होगी। कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने WHO में इसके लिए अर्जी दी थी। जम्मू कश्मीर के ईदगाह इलाके में आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को गोली मारकर आतंकी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस और CRPF के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया गया। शहीद होने वाले जवान की पहचान जावेद अहमद के रूप में हुई है। जवान पर हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली है। लश्कर के शैडो ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ट्वीट कर के जिम्मेदारी ली है। यूपी के उन्नाव में पुलिस पर हुए पथराव के बाद एक इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि इन पुलिस वालों ने झड़प के दौरान पहने जाने वाले हेलमेट, जैकेट और ढाल जैसे साजो सामान का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी तस्वीरें अखबारों में भी छाप दी गईं। इन तस्वीरों में एक पुलिस वाला तो सिर पर प्लास्टिक का स्टूल रखकर, जबकि दूसरा एक टोकरी को ढाल बनाकर उपद्रवियों से बचता दिखा। तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया। इसके बाद इन पुलिस वालों पर लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर कोतवाली और संबंधित चौकी इंचार्ज और अन्य 2 कांस्टेबल्स को भी निलंबित किया गया है जो एंटी राइट गियर प्रॉपर्ली नहीं पहने हुए थे। उन्नाव में एक दिन पहले सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर शव रखकर जैम लगा दिया था, लेकिन जब पुलिस वाले उन्हें हटाने पहुंचे तो लोगों ने उन पर ही पथराव कर दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की और अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एलजेपी में मचे घमासान के बीच पशुपति पारस पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वो अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया था। पीएम मोदी के बिहार वाले हनुमान यानी चिराग पासवान इन दिनों खुद संकट में हैं। पार्टी में चचा और भतीजे के बीच चल रही वर्चस्व की जंग के बीच चचा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। पटना में सूरजभान सिंह के घर हुई बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी ने पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। अब सवाल यह है कि भतीजा चिराग पासवान क्या करेगा। फिलहाल तो उनके समर्थक कटप्पा और बाहुबली के पोस्टरों के जरिए चचा पर गुस्सा निकाल रहे हैं। यही है वो पोस्टर जिसमें चिराग पासवान को बाहुबली और पारस को कटप्पा के रूप में दिखाया गया। इस पोस्टर को जारी करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के ही नेता हैं, जिन्होंने पशुपति कुमार पारस को गद्दार बताते हुए उनसे सावधान रहने की बात कही है। चिराग गुट की तरफ से जारी ये पोस्टर पासवान परिवार और एलजेपी के कुनबे में मचे घमासान में अब मर्यादा की हर सीमा के टूटने का इशारा है। लेकिन इस पोस्टरबाजी से हटकर पटना में भतीजे का तख्ता पलट करने पर आमादा चाचा अपने अभियान में लगे रहे। मीडिया की भीड़ के बीच पशुपति कुमार पारस कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान के घर पहुंचे, जहां पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होनी थी। बताया गया कि दिल्ली में होने की वजह से एलजेपी सांसद और चिराग के भाई प्रिंस राज इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। पारस गुट की तरफ से पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, जिसे किसी की भी चुनौती नहीं मिली। इस बैठक में पशुपति कुमार पारस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता। उसको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे के जिस मिशन को लेकर के पशुपति पारस निकले थे उसको लगभग उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन चिराग का खेमा भी चुप बैठा हो ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान ने पशुपति पारस के
संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को पहले ही गैर संवैधानिक करार दे दिया है और अब पशुपति पारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को भी वो चुनौती देने को तैयार हैं। इस बीच चिराग पासवान ने दिल्ली से ही पार्टी के बिहार अध्यक्ष को बदलने का ऐलान कर दिया। चिराग ने भाई प्रिंस राज की जगह बिहार एलजेपी का नया अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया। अब तक राजू तिवारी बिहार एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। पटना की सियासी सरगर्मी पर भी पूरे दिन उनकी नजर बनी रही और पूरे मामले में वो अपने करीबियों से संपर्क में रहे। एलजेपी की बदली हालत के लिए चिराग चाचा पारस के अलावा जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, लेकिन इस आरोप पर भी नीतीश की पार्टी को चुटकी लेने का मौका मिल ही गया। लोक जनशक्ति पार्टी अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों पार्टी पर अपने दावे ठोक रहे हैं। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि वो पहले तो घर के अंदर ये झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कानूनी जंग के लिए तैयार हैं। मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई कोर्ट में या फिर चुनाव आयोग जाएगी। तख्ता पलट का एक अध्याय यहाँ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर पास के गांव के एक आदमी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। बताया गया कि मामूली झगड़े के बाद आंदोलन में बैठे कुछ लोगों ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस आदमी के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर उसे जैम कर दिया। ग्रामीण गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। गुस्साए लोगों ने इस घटना के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके साथ ही उन किसानों पर भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा जो पिछले कई दिनों से वहां कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। तो इसमें तो बहुत प्रभावी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे देशद्रोहियों के साथ होनी चाहिए। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। तो अभी ये जांच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। शव के साथ प्रदर्शन करने की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।